अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। चलिए बच्चों करते हैं शुरू आज का हमारा सेशन। हिंदी लोकवाणी 10वीं कक्षा के लिए, माध्यम उर्दू, विषय हिंदी, कक्षा 10वीं, पाठ है आज मुकदमा, इकाई दूसरी इकाई का तीसरा अध्याय मुकदमा आज हम पढ़ने वाले हैं। देखते हैं आज अदालत में कौन आया है कटघरे में। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। मैं हूँ आपका टीचर, आप लोग तो जानते ही हैं, शम्स तबरेज़। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आज मुकदमा पढ़ने वाले हैं, मुकदमा सुनने वाले हैं, और इसके लेखक है गोविंद शर्मा। इसके लेखक का नाम क्या है? गोविंद शर्मा जी। ये रहे गोविंद शर्मा। इनका जन्म हुआ 1946 संग्रिया राजस्थान, यहाँ पर ये पैदा हुए। पढ़ते हैं इनके बारे में परिचय। गोविंद शर्मा जी ने बाल कहानियाँ, बाल उपन्यास, नाटक, व्यंग, जीवनी, लघु कथा आदि सभी विधाओं में लेखन किया है। यानी गोविंद शर्मा जी ने हर चीज़ लिखी है, चाहे वो उपन्यास हो, बाल कहानियाँ हो, व्यंग हो, जीवनी हो, लघु कथा, छोटी छोटी कथा हो, नाटक हो, ड्रामा हो, सभी विधाओं में लेखन किया है गोविंद शर्मा जी ने। ये बहुत परिचित और जाने माने लेखक है। इनका जो जन्म हुआ था 1946 राजस्थान में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। प्रमुख कृतियाँ। अब गोविंद शर्मा जी की प्रमुख कृतियों में सबसे पहले है दीपू और मोती। ये इनकी प्रमुख कृतियाँ, मतलब इन्होंने ये सब लिखे हैं। डोबी और राजकुमार, ये दोनों भी बाल उपन्यास है। कौन कौन से? दीपू और मोती, डोबी और राजकुमार, ये बाल उपन्यास है। हमें हमारा घर दो, मेहनत का मंत्र, ये है कहानी संग्रह। ये दोनों भी क्या है? कहानी संग्रह है। हमें हमारा घर दो, मेहनत का मंत्र। इसके अलावा नया बाल दिवस नाटक संग्रह है। ये कुछ नहीं बदला, जहाज़ के नए पंछी, ये व्यंग संग्रह है। राम दिन का चिराग, लघु कहानियाँ संग्रह आदि, ये सब प्रमुख कृतियाँ है गोविंद शर्मा जी की। इन्होंने ये सब लिखे हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण है यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी गोविंद शर्मा जी ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। अगर आप गूगल सर्च करेंगे गोविंद शर्मा जी की बुक्स तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये थी इनकी प्रमुख कृतियाँ। बढ़ते हैं आगे। अब देख लेते हैं मुकदमा इस पाठ के गद्य संबंधी, यानी ये किस संबंध में लिखा हुआ है। प्रस्तुत एकांकी में नाटककार ने जल एवं वायु प्रदूषण पे प्रकाश डाला है। लोग प्रदूषण के मूल कारण का पता नहीं लगाते, वे केवल दूसरों पर दोष आरोप करते हैं। लेखक का कहना है कि प्रदूषण का मूल कारण मानव ही है, अतः हमें प्रदूषण को समाप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
मुकदमा लेखक गोविंद शर्मा जी इस पाठ के माध्यम से हमें ये समझाना चाहते हैं कि प्रदूषण का मूल कारण मानव ही है, इसे समाप्त करना चाहिए और इसे समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। क्या कह रहे हैं गोविंद शर्मा जी इस पाठ के माध्यम से? लोग प्रदूषण के मूल कारण का पता नहीं लगाते, वे केवल दूसरों पर दोष आरोप करते हैं। क्या करते हैं लोग? एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि ये इस कारण से हुआ, ये इस कारण से हुआ, लेकिन उसका मूल कारण क्या होता है उसका पता नहीं लगाते और एक दूसरे पर थोपते जाते हैं कि ये तेरी वजह से हुआ है, ये तेरी वजह से हुआ है। और लेखक गोविंद शर्मा जी कह रहे हैं कि प्रदूषण का मूल कारण मानव ही है, इंसान ही है, इंसान ही की वजह से प्रदूषण होता है और कोई हमारी धरती पर प्रदूषण करने के लिए नहीं आता, क्योंकि इस धरती पर इंसान ही है जो अक्लमंद है और बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, कारखाने पानी को गंदा कर रहा है, हवा को गंदा कर रहा है ना। आगे हम इस पाठ में वो पढ़ने वाले हैं। लेखक कह रहे हैं कि अतः हमें प्रदूषण को समाप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाना चाहिए, ऐसा गोविंद शर्मा का कहना है इस पाठ के माध्यम से। तो बढ़ते हैं आगे और चलते हैं मुकदमा की तरफ। तैयार है आप लोग? चलिए। पात्र: महाराज, मंत्री, हवा, पानी और कुछ लोग, ये तमाम इसके पात्र हैं। मुकदमा गोविंद शर्मा जी ने लिखा है और ये एक नाटक के रूप में है। नाटक के रूप में हम इसको पढ़ने वाले हैं। महाराज है, मंत्री, हवा, पानी और कुछ लोग जो है इसके पात्र है, इसमें ये पात्र निभाने वाले हैं। महाराज का दरबार: महाराज सिंहासन पर बैठे हैं, एक तरफ मंत्री और दरबारीगण बैठे हैं और सामने अन्य लोग बैठे हैं। ये वहाँ का एक चित्र है, पहला ये सीन है। चलिए बढ़ते आगे। महाराज कह रहे, मंत्री जी शिकायत करने वाले लोग आ गए हैं। मंत्री खड़े होते हुए, हाँ महाराज। महाराज, किन के बारे में शिकायत आई है? क्या उन लोगों को भी यहाँ बुला लिया गया है? मंत्री, हाँ महाराज, आज सब शिकायतें हवा और पानी के बारे में हैं। वे पास के कमरे में बैठे हैं। अब क्या हो गया? मुकदमा शुरू हो गया है। महाराज पूछ रहे हैं कि शिकायत करने वाले सब लोग आ गए? मंत्री बोल रहे हैं कि हाँ आ गए हैं। महाराज पूछ रहे हैं कि किस के बारे में आज शिकायतें आई है, क्या उनको बुला लिया गया है? मंत्री जी कह रहे हैं कि हाँ महाराज, सब शिकायतें हवा पानी के बारे में है और वो पास के कमरे में बैठे हैं। बढ़ते आगे। महाराज कह रहे, ठीक है, मुकदमे की कार्रवाई शुरू करें। पहले पानी को बुलाया जाए। मंत्री इशारा करते हैं। भीगे कपड़े पहने एक लड़का हाजिर होता है। उसके कपड़ों के भीतर छिपे टेप रिकॉर्डर से पानी के बहने की कलकल आवाज़ सुनाई दे रही है। अब पानी की तो आवाज़ आती नहीं है, मतलब पानी की तो ज़बान है नहीं, पानी बोलता नहीं है, लेकिन ये एक नाटक है, इसके लिए हम ये नाटक यहाँ पर कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। ओके, चलिए। पानी: महाराज की जय हो। महाराज कह रहे हैं, महाराज, पानी, तुमसे इन लोगों की शिकायत है। यदि शिकायत सच साबित हो गई तो तुम्हें राज्य के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। पानी: महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज़ हैं।
मैं एकदम निर्मल हूँ महाराज। अब पानी जो है हाजिर हो गया है, हाजिर होकर महाराज की जय किया है। महाराज ने उससे कहा कि अगर तेरी शिकायत सही साबित होती है, तेरे पर जो शिकायत लगी अगर वो सही साबित होती है तो राज्य के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। तो पानी कह रहा है मुझे पता नहीं महाराज कि क्यों मुझसे ये लोग नाराज़ है, मैं तो एकदम निर्मल हूँ। मंत्री, महाराज लोगों की पहली शिकायत यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा। ये नदियों और गहवरों में बहते समय गंदगी और बीमारियां अपने साथ बहाकर सब जगह पहुंचाता है। ये पहला आरोप था। किस पर? पानी पर। लोगों ने आरोप लगाया है पानी पर कि पानी अब निर्मल नहीं रहा, साफ सुथरा नहीं रहा, बल्कि ये क्या करता है, नदियों से और गड्ढों से बहता हुआ गंदगी और बीमारियां लेकर आता है अपने साथ। एक जगह की बीमारी दूसरे जगह पहुंचाता है। कौन करता है ये? पानी। ऐसा लोगों ने उस पर आरोप लगाया है। मंत्री जी कह रहे हैं ऐसा। बच्चों, आपको क्या लगता है यह आरोप सही है और पानी इसका क्या जवाब देगा? चलिए देखते हैं, पानी का जवाब सुनते हैं, पानी क्या कह रहा है। पानी, महाराज ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं। पशुओं को जोहड़ के भीतर तैरने छोड़ जाते हैं। पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ जाते हैं। गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है। नदियों में कारखानों की गंदगी और शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है। महाराज मैं अपने आप गंदा नहीं होता, मुझसे शिकायत करने वाले ही गंदा और दूषित करते हैं। क्या कह रहे हैं पानी? यहाँ पे आपको तस्वीरें दिख रही है कि लोग क्या करते हैं। पानी कह रहा है कि लोग अपने जानवरों को, पशुओं को पानी के अंदर छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? पशुओं को पानी के अंदर छोड़ देते हैं और पशु क्या करते हैं? अपनी गंदगी तालाब में छोड़ जाते हैं। तालाब में जानवरों को नहलाना, धुलाना, उससे क्या होता है? पानी गंदा होता है। गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है। जो भी गंदगी रहती है वो पानी के ज़रिए तालाब में जाती है, नाली के ज़रिए, नालों के ज़रिए बहते हुए तालाब में जाती है। नदियों में कारखाने की गंदगी व शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है। दिख रहा है आपको यहाँ पर किस तरह गंदगी फैल रही है पानी में और किस तरह पानी छोड़ा जा रहा है। गंदा पानी छोड़ा जा रहा है निर्मल पानी में। पानी कह रहा है महाराज मैं अपने आप गंदा नहीं होता है ना। पानी अपने आप गंदा होता है क्या? नहीं, बल्कि उसे शिकायत करने वाले ही गंदा और दूषित करते हैं। शिकायत करने वाले मतलब हम लोग ही पानी को क्या करते हैं? गंदा करते हैं और दूषित करते हैं, ख़राब करते हैं। ये हमारे ही कारण होता है। अपने आप पानी गंदा नहीं होता है ना। पानी बहता हुआ आता है, फिर हम उसके अंदर कचरा डालते हैं। हमारे घरों से निकला हुआ, कारखानों से निकला हुआ गंदा पानी फिर उसमें जाकर मिलता है ना। बड़े बड़े गटर होते हैं, उसमें गंदगी होती है, फिर वो जाकर तालाब में या नदी में मिलता है, तो पानी तो दूषित होगा ही होगा ना। पानी साफ़ कैसे रहेगा जब हम उसके अंदर गंदगी मिला रहे हैं और उसके अंदर गंदा पानी वगैरह छोड़ रहे, तो पानी तो गंदा होगा ही। तो इसका जो मेन कारण है वो हम है, हमारे ही वजह से पानी गंदा हो रहा है। जो शिकायत करने वाले, पानी कह रहा है कि मुझसे शिकायत करने वाले ही गंदा दूषित करते हैं मुझे, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। बढ़ते आगे। महाराज कह रहे भाइयों आपके पास इसका क्या जवाब है ना। महाराज क्या कर रहे हैं?
सलाह ले रहे हैं अपने सलाहकारों से, दरबारियों से कि आपके पास इसका क्या जवाब है, पानी का क्या जवाब है। लोग आपस में फुसफुसाकर बातें करते हैं। फिर उनमें से एक बोलता है। क्या बोलता है, देखते हैं। एक व्यक्ति कह रहा है, महाराज ये तो मान लिया, पर कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना ये तो इस पानी की मनमानी है। जैसे कि तस्वीरों में आपको दिख रहा है कि एक जगह बाढ़ आई हुई है और एक जगह पर सूखा पड़ा हुआ है। ये तो गलत बात है ना। ये तो सरासर पानी की मनमानी है कि जहाँ बरसना होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसता है और जहाँ पर पानी की ज़रूरत होती है वहाँ पर नहीं बरसता। किसान बेचारे तरस जाते हैं पानी के लिए, उन्हें पानी नहीं मिलता है उनकी ज़मीन के लिए, है ना। तो एक व्यक्ति क्या कह रहा है, महाराज ये तो मान लिया कि ठीक है हम लोग पानी को गंदा करते हैं, पर कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना ये तो इस पानी की मनमानी है। तो बच्चों आप क्या सोचते हैं, इसका जवाब क्या होगा, पानी इसका जवाब क्या देगा। क्या ये सही बात है कि पानी अपनी मनमानी करता है, कहीं बरसता है और कहीं नहीं बरसता है। चलिए देखते हैं पानी क्या जवाब देता है इस आरोप का। पानी, नहीं महाराज, मुझ पानी की मर्जी कहाँ चलती है। जिधर ढलान हो, जहाँ का माहौल अनुकूल हो, वहाँ मुझे जाना ही पड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काट कर वहाँ मैदान बना दिया है, पेड़ काट डाले हैं, वन जंगल नष्ट कर दिए हैं। ऐसी जगह बरसात कैसे हो सकती है। वर्षा ना होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार है। क्या कह रहा है पानी, उस पर आरोप लगाते हैं कि कहीं बरसता है और कहीं नहीं बरसता है। तो पानी कह रहा है कि महाराज मुझ पानी की मर्जी कहाँ चलती है। जिधर ढलान हो, जहाँ का माहौल अनुकूल हो, वहाँ मुझे जाना ही पड़ता है। हाँ, आप लोगों ने देखे होंगे कि पानी ढलान पर ही जाता है। कभी आपने ये नहीं देखे कि वो ऊपर जा रहा है ना। और जहाँ का माहौल अनुकूल हो, जहाँ पर पानी की ज़रूरत हो, वहाँ पर मुझे जाना ही पड़ता है। इन लोगों ने पहाड़ियों को काट कर वहाँ मैदान बना दिए। हाँ, ये तो हमारी गलती है ही। हमने क्या किए, हमारे फ़ायदे के लिए, है ना, कितने सारे रोड बन रहे हैं और रोड में क्या यूज़ होता है, सीमेंट और पत्थर, है ना। तो पत्थर कहाँ से आ रहे हैं, पत्थर कहाँ से आ रहे हैं, हाँ, पहाड़ों को काट कर ही पत्थर आ रहे हैं, उसी से हमारे रोड बन रहे हैं। इसके अलावा क्या कर रहे हैं लोग, पहाड़ों को काट कर मैदान बना रहे हैं और वहाँ पर अपने घर बना रहे हैं। अगर हम हमारी मुंबई की मिसाल ले लो तो मुंबई पहले 7 हिस्सों में था, लेकिन अब उसको भर भर के एक कर दिए हैं। इस तरह हो गया है। तो यहाँ पर भी पानी की कोई गलती नज़र नहीं आ रही है, बल्कि जो लोग शिकायत करने वाले हैं उसके खिलाफ वही लोग इसके जिम्मेदार है, ऐसा पानी कह रहा है। बढ़ते आगे, देखते हैं अगला आरोप। दूसरा व्यक्ति कह रहा है, अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है। बहुत ज़्यादा वर्षा के लिए, बहुत ज़्यादा बारिश के लिए कौन जिम्मेदार है ना। बारिश तो तू ही है ना, पानी तो तू ही बरसता है, तो ही जिम्मेदार होगा। आपको क्या लगता है बच्चों कि अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है। देखते हैं पानी का जवाब। पानी, जो बादल बना है वो तो बरसेगा ही। फिर जहाँ वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहाँ नदी बहना चाहिए, जहाँ मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होगी, वहाँ तो मैं जाऊँगा ही। लोगों ने ऐसी जगहों पर घर बना लिए हैं, ऐसे घर तो डूबेंगे ही। मैं इनकी बनाई गलियों नालियों में घूमता रहूं, यह कैसे संभव है। क्या कह रहा है पानी इसके जवाब में कि अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है। तो पानी कह रहा है कि अब बादल बना है तो बरसेगा ही, बराबर ना।
फिर जहाँ वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहाँ नदी बहना चाहिए, जहाँ मेरी सुस्ताने की जगह है, जहाँ मैं धीरे धीरे बहता हूँ, वहाँ पर तो मैं बहूँगा, बराबर ना। लेकिन अब आप लोगों ने मेरे बहने की जगह पर और मेरे सुस्ताने की जगह पर घर बनवा लिए हैं, अपने अपने घर बना लिए, झोपड़ियाँ बना लिए, है ना। तो फिर मैं कहाँ से बहूँगा बताइए मेरे को। मुझे बहने के लिए तो जगह चाहिए, जो मेरी जगह है मैं तो वहाँ बहूँगा। और पानी क्या है, अपना रास्ता ढूंढ लेता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और पानी कह रहा है कि मैं तुम्हारे गलियों में और तुम्हारे बनाए हुए नालियों में घूमूं, ऐसा तो संभव नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरी बहनी की जो जगह है वहाँ पर तुम लोगों ने घर बना लिए, इसकी भी जिम्मेदार तुम लोग ही हो। जो मेरे खिलाफ़ शिकायत कर रहे हैं वही लोग जिम्मेदार है अधिक वर्षा के लिए और बाढ़ के लिए। बढ़ते हैं आगे। बच्चों समझ में आ रहे हैं ना आपके? लोग फिर आपस में बात करते हैं। क्या कर रहे हैं लोग? फिर आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब तीसरा आदमी क्या कह रहा है देखिए। तीसरा, महाराज हमारा गांव सदियों से ऊंची जगह पर बसा हुआ है, हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया है, फिर भी इस बार हमारा गांव बाढ़ का शिकार हुआ है। महाराज पानी पागल हाथी की तरह चलता है, आंखें मूंद कर चलता है। क्या कह रहा है तीसरा आदमी? हमारा गांव सदियों से ऊंची पहाड़ियों पर ही है, लेकिन वहाँ पर भी क्या हो गई, इस बार बाढ़ आ गई है। तीसरा आदमी कह रहा है कि महाराज ये पानी जो है पागल हाथी की तरह, पागल हाथी देखे आप लोगों ने, हाँ वीडियो वगैरह उसका देखे होंगे। पागल हाथी ऐसा होता है जो सामने आता है सबको तोड़ता हुआ चला जाता है, आंखें मूंद कर चलता है, ये आंखें बंद करके चलता है पानी। ये ज़रा सही आरोप लग रहा है। क्या कहते हैं आप लोग बच्चों? सही है ये? चलिए देखते हैं पानी का क्या जवाब है। तस्वीर में आपको दिख रहा है कि किस तरह पानी पागल हाथी की तरह चलता जा रहा है, आंखें मूंद कर। बढ़ते हैं आगे। अब पानी का जवाब सुनते हैं। पानी, नहीं महाराज मैं देख कर चलता हूँ, तभी तो ढलान की तरफ जाता हूँ, कभी ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। ये लोग जानते हैं कि इनके गांव के पास एक पहाड़ है, पहले उस पर बहुत से वृक्ष होते थे। पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्षों के बीच में से होकर धीरे धीरे आता था और सीधे पानी के रास्ते यानी नदी नाले में बहता था। अब लोगों ने पहाड़ के वृक्ष साफ कर दिए हैं, मैं वहाँ से उतरता नहीं हूँ, बल्कि लुढ़कता हुआ नीचे आता हूँ। मुझे खुद पता नहीं चलता कि नीचे मैं कहाँ गिरूँगा। अगर वृक्ष होते तो ऐसा नहीं होता। इस बात के लिए ये गांव वाले ही जिम्मेदार है। क्या कह रहा है पानी? कि मैं तो देख कर चलता हूँ, तभी तो ढलान की तरफ जाता हूँ, कभी मैंने ऊंचाई पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। बहुत अच्छी बात यहाँ पर पानी ने की कि पहाड़ से उतरते समय मैं वृक्ष के बीच में से होकर, यानी वृक्ष मतलब दरख्त, झाड़, वृक्ष के बीच से धीरे धीरे आता था। हाँ, अगर पहाड़ पर दरख्त हो गए, झाड़ हो गए, तो उसके बीच में से पानी स्पीड से नहीं आ सकता, क्योंकि झाड़ उसको, वृक्ष उसको रोकते हैं। पहाड़ से उतरते समय जब पानी पहाड़ से उतरता है, अगर बीच में वृक्ष है तो वो धीरे धीरे आएगा, स्पीड में नहीं आएगा। तो पानी यहाँ पर वही कह रहा है कि मेरे रास्ते में जो वृक्ष थे इन लोगों ने वो साफ कर दिए। अब मुझे ही पता नहीं चलता कि मैं कहाँ जाकर गिरूँगा। मैं चलता हुआ नहीं आता हूँ, बल्कि लुढ़कता हुआ आता हूँ, और मुझे ही नहीं पता चलता है कि मैं कहाँ जाकर गिरूँगा। इन लोगों ने ही वृक्ष काटे हैं, तो इसके ज़िम्मेदार भी
यही लोग हैं, मेरी इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है और ना ही मेरी कोई इसमें गलती है। देखते हैं आगे। अभी महाराज के कहने का बोलने का वक्त आ गया है। महाराज कह रहे हैं, कोई और शिकायत? कोई नहीं बोलता, अब कोई क्या बोलेगा? पानी ने सबको ठीक कर दिया है, सारे सवालों के जवाब दे दिया, अब बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। तो महाराज कह रहे हैं, तुम्हारी चुप्पी इस बात की गवाह है कि तुमने भी इनके कारणों को मान लिया। तुमने भी क्या कर लिया? इन कारणों को मान लिया है। तुम्हारा भला इसी में है कि अपनी गलतियां सुधारे और पानी को निर्मल तथा उपयोगी रहने दे। क्या कह रहे महाराज? पानी को निर्मल और उपयोगी रहने दे। आप लोगों ने उसकी कारणों को मान लिया, इसका मतलब आप लोग समझ गए कि गलती यहाँ पर किसकी है। तो बच्चों मुझे बताओ, यहाँ पर गलती किसकी है? क्लियर एकदम, मुकदमा एकदम क्लियर है। पानी क्या है? दोषी नहीं है, बल्कि उस पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है और जिसने आरोप लगाया है वही आरोपी है, वही उसका जिम्मेदार है। पानी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हम लोग जिम्मेदार है, पानी का इस्तेमाल करने वाले जिम्मेदार है। तो महाराज कह रहे हैं कि अपनी गलतियां सुधारो और पानी को निर्मल तथा उपयोगी रहने दो। कहने का मतलब ये है कि दरख्तों को मत काटिए। दरख्त जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पहाड़ों के दरख्त ना काटे, ऐसे भी दरख्त नहीं काटना चाहिए। इसके अलावा अपने पशु पक्षियों को, अपने पशुओं को, अपने जानवरों को पानी के अंदर नहलाने के लिए ना छोड़े, उसमें गंदगी ना होने दे। और अपने गांव की, अपने शहर की गंदगी तालाब में, पानी में ना डाले। अपना निकला हुआ गंदा पानी निर्मल स्वच्छ पानी में ना छोड़े। महाराज ऐसा कह रहे हैं। तो बच्चों ये थी मुकदमे की पहली कार्रवाई, जो कि थी पानी के बारे में। और दूसरा आरोपी जो है वो हवा है। यहाँ पर हमारे पास वक्त की कमी है। वक्त की कमी के कारण हम हवा पर मुकदमा अगले वीडियो में चलाएंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द मुकदमे के अगले पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।